साहिद शमशाद का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि इस दफ़ा लड़ाई के दौरान जो भी इक्विपमेंट या हथियार इस्तेमाल किए गए वो पाकिस्तान के अपने हथियार थे या अपने वसाइल से वो चीज़ें इस्तेमाल की गई। लेकिन उसकी अगली लाइन जो है बड़ी अहम है। वो कहते हैं इस जंग के अंदर शहरों के अंदर सूरत हाल जो थी वो ज़्यादा गर्म होगी एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स या लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक नया फिनोमेना था जिसमें जंग फौरी तौर पर बड़े शहरों के अंदर आ गई। हमारे तो देखें तो मुरीदके के अंदर और बहावलपुर के अंदर स्ट्राइक्स के साथ ही इसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद ये मामला ऐसे ही रहा। उनके ड्रोन्स आए, वो पिंडी को भी हिट किया, नूर खान बेस को हिट किया, या क्रिकेट स्टेडियम को उन्होंने अपने एक ड्रोन के साथ हिट किया, और फिर हमारे जो अभी वार थे उन्होंने उनके शहरों को हिट किया। तो ये थ्रेशोल्ड जो है बड़ा ख़तरनाक हद तक नीचे आ गया है। इस सूरत हाल में क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी या इस खित्ते के ममालिक या कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म उसके ऊपर कोई काम करने की ज़रूरत है या नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसके ऊपर कौन सुनेगा और कौन इसको लेकर आगे बढ़ेगा? नए हथियार जो आ रहे हैं वो भी ऐसे हैं कि उनका तोड़ दूसरे ममालिक ढूंढ लेते हैं। हम एक हथियार बनाएंगे तो दूसरा उसका तोड़ ढूंढ लेता है, लेकिन वो इतने मोहलक हैं और इतने जालिम हैं कि वो पूरा शहर बर्बाद करने के लिए कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, और दूसरा दुश्मन जो है वो आपका तैयार बैठा हुआ है, उसके पास भी कैपेबिलिटीज़ मौजूद है। तो ऐसी जंग जो है वो दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है। लेकिन क्या हम बेहतरी की जानब बढ़ने के लिए कुछ सोच रखते हैं? बिल्कुल करीब एटलीस्ट इंडिया की जानब से तो लगता है कि उनका रुझान ही नहीं है। हर रोज़ एक नया वो बयान दागते हैं और बयान यही होता है कि संदूर ऑपरेशन अभी तक जारी है। वो 6 त्यारे गवा के मार खा के भी अभी उसको अकल नहीं आई है। बयान उनके वही हैं। जनरल साहिद शमशाद का पहले स्टेटमेंट सुनिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे पास है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, सीनियर सियासतदान, आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। इसके अलावा अज़मा बुखारी साहब हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब लाहौर से हमारे साथ, और खालिद चिश्ती साहब हैं, एयर कमोडोर हमारे साथ। खालिद साहब आपको भी और अज़मा बीबी आपको भी खुशामदीद। खालिद साहब आपसे आगाज़ करता हूँ पहले प्रोग्राम का। ये जो हथियारों की ताकत है ये दोनों ममालिक के पास बड़ी तगड़ी है। इस जंग के अंदर हमने देख लिया कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, जिस शहर को जिस निशाने को हिट करना चाहें दोनों कर सकते हैं। क्या इसके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिज़्म वज़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ मिस कैलकुलेशन ना हो जाए? नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। ऑन द लाइटर नोट, मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि हम राफेल ना मारा करें उनके, ताकि वो उनको इतना गुस्सा ना आए कि वो शहरों की तरफ आ जाए। तो ये कैसे हो सकता है कि आप इतना जब हेल्पलेस हो जाए? आपने नोट किया होगा CDS ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमारा नुकसान हुआ, लेकिन हमने इसमें ये देखें कि नुकसान ना पूछे, ये पूछे कि हमने रिकवरी क्या की और हमने टैक्टिकल मिस्टेक की थी, हमने उसको रिव्यू किया। सबसे पहले मैं इस बात पर यह हैरान हूं कि दुनिया में जंगें प्रैक्टिस करने के लिए या टैक्टिकल फॉर्मुलेशन को सही करने के लिए या कोई आपके जो एरर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जंग का टाइम नहीं होता। हम जो पाक फ़िज़ाइया की मैं हमेशा बात करता हूं कि हम नियर रियल एनवायरनमेंट में ट्रेन करते हैं और उसमें रियल द बेस्ट हाइपोथेसिस दुश्मन को देते हैं, व्हाट वर्स्ट हमारे लिए, क्या दुश्मन हमारे लिए कर सकता है, हमारे खिलाफ कर सकता है। उन सिनेरियो में जब आप जंगें लड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जंगें लड़ते वक्त आपको उस तरह की मुश्किलात नहीं आती जो हिंदुस्तान को पेश आई है। ये ऑन द लाइटर नोट बिल्कुल क्रिकेट मैच की तरह है कि आपकी वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की टीम जाए, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाए और हार जाए, तो हिंदुस्तानी लोग पूछें कि स्कोर क्या किया था, विकेटें कितनी गिरी थी, और टीम का कैप्टन कहे कि ये ना पूछें कि विकेटें कितनी गिरी थी और मैच हारे या जीते, ये देखें कि हमने अगले वर्ल्ड कप के क्या कुछ सबक हासिल किए और स्ट्रैटेजी कितनी जबरदस्त अगले वर्ल्ड कप के लिए बनाई है। ये जंगें आपको एक दफा ही आती हैं, मुल्कों पर मुसल्लत की जाती हैं या आपको ऑब्वियसली लड़नी पड़ती हैं, जैसे पाकिस्तान ने लड़ा। तो ये हिंदुस्तान के लिए पहले तो स्ट्रेंज बात है। जो आपका सवाल है कि शहरों पर क्यों आई, शहरों पर इसीलिए आई, आपने नोट किया होगा कि उनकी एयरफोर्स अगले 2-3 दिन तक ग्राउंडेड थी और वजह आपको समझ आ गई है। और उस दौरान भी मैं पाक फ़िज़ाइया से कंफर्म कर चुका था और कर रहा था और बता रहा था कि इस वक्त उनकी एयरफोर्स हवा में नहीं आ रही है। उस वक्त रीजन तो जाहिर नहीं पता थी कि क्या वजह है, लेकिन ये उन्होंने सब्स्टिट्यूट समझा कि जब तक एयरफोर्स दोबारा पांव पर नहीं खड़ी होती, अपने टैक्टिक्स रिवाइज नहीं करती, अपनी गलतियों का इदराक नहीं करती, तो उस वक्त तक हम शहरों को एंगेज करते हैं ताकि लोगों में खौफ हिरास फैला जाए और ऑब्वियसली एक डिफेंसिव पोस्चरिंग की तरफ पाकिस्तान को मजबूर किया जाए, जो बड़ा ऑफेंसिव हो चुका था 7 की रात को और 7 की सुबह के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग पे। तो वो मेरा ख्याल है ये एक टैक्टिक्स थी टू बाय टाइम। शहरों को इसलिए ज्यादा एंगेज किया गया था कि ये ऐसा डाइवर्जन की जाए थॉट प्रोसेस में। अदरवाइज चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ पाकिस्तान की जो बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होनी चाहिए थी शहरों की तरफ। और इवन एयर डिफेंस के जो सेटअप होते हैं या टारगेट्स होते हैं पोटेंशियल, उनमें मेन शहरों के अंदर लोकेटेड हो तो आमतौर पे इतनी जल्दी उनको टारगेट नहीं किया जाता, बिकॉज दिस कैन बी ए मिसलीडिंग एडवेंचर। मिसलीडिंग इस सेंस में कि जब लाहौर की तरफ कोई ड्रोन या मिसाइल आएगा तो हमें नहीं पता होता कि वो हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा है, किसी बिल्डिंग पर जा रहा है, गवर्नमेंट की जा रहा है, किसी और सेंसिटिव जगह पर जा रहा है। तो ये बड़ी मिसकैलकुलेशन, आई एग्री विद यू।
बट ये एक और नाकामी है उनकी कि इतनी जल्दी उन्होंने थ्रेशोल्ड शहरों की तरफ कर लिया, और डेफिनेटली इसके लिए मैकेनिज्म की जरूरत है। लेकिन मैकेनिज्म तो उससे तय करते हैं जिसकी तरफ दोनों तरफ एक जैसी सूझबूझ हो, एक जैसी कॉम्प्रीहेंशन हो, एक जैसी सिंसेरिटी हो और एक जैसी विल हो। जब वो ना हो तो फिर ऑब्वियसली आप वन साइडेड तो विश कर सकते हैं सिर्फ, प्रैक्टिकल करना शायद मुश्किल होगा। एयर कमोडोर साहब एक चीज़ और बता दें, S-400 जहाज़ तो हमने उनके मार गिराए, लेकिन उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उन्होंने रूस से ख़रीदा हुआ, उसके मतलब ये था कि बहुत ही नाकाबिल तस्खीर है, हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि जो उसको मार गिराए। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया उस ऑपरेशन को, कि वो ऐसा एयर डिफेंस मैकेनिज़्म जिसके मतलब पूरी दुनिया में एक धाक थी, वो एकदम से 10-15 मिनट में या 1 घंटे के अंदर वो फक से उसकी 2 बैटरियाँ उड़ गई। मलिक साहब, बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव द इंफॉर्मेशन, बिकॉज जाहिर है इस वक्त सबसे ज्यादा डेस्परेट ये सवाल जानने के लिए हिंदुस्तान परेशान है कि कौन से तरीके से मारा, कौन सा जहाज यूज किया, कौन सा मिसाइल यूज किया। वो मेरे लिए नॉलेज में होने के बावजूद मैं शायद शेयर ना कर सकूं, लेकिन मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूं कि ये बहुत डेंजरस मिशन था। और जितने मुझे डिटेल्स मिली हैं उसके अंदर इट वाज अ काइंड ऑफ सुइसाइडल वन वे टिकट हो सकता था, बिकॉज अगर ये जो मिसाइल है ये पहले एक्टिवेट कर देता और अपना मेरा मिसाइल लॉन्च कर देता। ये हम S-400 नाम ही मतलब ये है, 600 किलोमीटर से ये एक्वायर कर लेता है टारगेट को। 400 जो इसके अंदर डिजिट डाला गया नाम के साथ, उसका मतलब ये था कि ये शूट करता है। इसका मतलब ये है कि आपने 400 किलोमीटर या तो दूर से इसको मारना है, उसके लिए इसके पास वार्निंग बहुत है वेपन की, और अगर आपने अंदर जाके मारना है 400 किलोमीटर से पेनिट्रेट करना है, तो देयर इज अ बिग रिस्क कि वो मिसाइल आपको पहले निशाना बना के ऑब्वियसली एंगेज करके पहले शूट डाउन उस जहाज को कर दे। तो जब बहुत डाइसी था, और अभी शायद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पाक फिजाई भी शेयर नहीं कर रही पब्लिक में ओपन के लिए कि वो किस तरीके से कौन सी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन एक डायमेंशन से नहीं किया। जैसे हमने जंग बड़ी बहुत सारी डिफरेंट डायमेंशन से लड़ी है, पाक फिजाइया ने इस पे मल्टी डोमेन ऑपरेशन से इसको नॉकआउट किया। अजब शाबाश है वैसे उन लोगों को जिन्होंने इस ऑपरेशन को प्लान भी किया और जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, उनको शाबाशी है।